हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। इस लेक्चर में हम नंबर 4 अनुसंख्यक गुणधर्म परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक है परासरण दाब। परासरण दाब को समझने से पहले हम बात करेंगे परासरण की। देखो, दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं परासरण से संबंधित हैं। जैसे कच्चे आम का अचार डालने के लिए हम उन्हें काट कर उनके ऊपर नमक लगाकर रख देते हैं। कुछ समय के बाद कच्चा आम, जिसको सामान्य भाषा में केरी भी बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती है। किशमिश को जल से भरे पात्र में रखने पर वह फूल जाता है। इसी प्रकार मुरझाए हुए फूलों को पानी में रखने पर वे पुनः ताजा हो जाते हैं। मांस को खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर नमक लगाकर रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार मुरझाई हुई गाजर को पानी से भरे पात्र में रखने पर वे पुनः ताजा हो जाती है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे परासरण से संबंधित है। बात करते हैं कि ये परासरण होता क्या है। परासरण यानी ऑस्मोसिस। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा श्वेत प्रवाह परासरण कहलाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इंपॉर्टेंट है विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य सेमी परमेबल मेम्ब्रेन झिल्ली द्वारा श्वेत प्रवाह परासरण कहलाता है। कहीं को ये कंफ्यूजन रहता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कैसे पॉसिबल है। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यहाँ विलय के अणु नहीं जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? विलायक के अणु। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा श्वेत प्रवाह परासरण कहलाता है। जबकि विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह, उसको हम बोलते हैं विसरण। तो यहां पर एक नया वर्ड आया है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली एक सतत शीट होती है जिसके ऊपर, मान लो जैसे मेरा हाथ है, ये एक सतत शीट है जिसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र या रंध्रों का एक जाल होता है। इसमें से केवल विलायक के अणु ही पारगमन कर सकते हैं, विलय के अणु पारगमन नहीं कर सकते। तो क्योंकि केवल विलय के अणु पारगमन नहीं कर सकते, विलायक के अणु पारगमन कर रहे हैं, आधे पार्ट यानी विलयन का आधा पार्ट ही आर पार जा पा रहा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं अर्ध पारगम्य। तो ये क्या है? एक सतत शीट होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र बोल सकते हैं, रंध्र बोल सकते हैं, छिद्रों का
जाल होता है। इससे केवल विलायक के अणु की पारगमन करते हैं। सपोज करो ऐसा कुछ एक सतत सीट है जिस पर छोटे छोटे जितनों का ऐसे जाल होता है। तो इससे अगर विलायक के अणु ही एक छोर से दूसरी छोर की ओर यानी पारगमन कर पाते हैं, विलय के अणु पारगमन नहीं कर पाते। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये प्राकृतिक जो झिल्ली है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, वो होती है पार्चमेंट की बनी हुई या सुअर के ब्लैडर की। जबकि जो कृत्रिम है, जिसको हम बोलते हैं संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली सेलोफेन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये परासरण होता कैसे है। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक थिसेल ट्यूब लेते हैं जिसका उपयोग प्रयोगशाला में कई बार छानने के लिए किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, थिसेल ट्यूब को उल्टा रख देते हैं। तो ये अपना थिसेल ट्यूब है, इसको हमने उल्टा रख दिया और ये थिसेल ट्यूब का जो मुंह है नीचे वाला, इसके ऊपर हम अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा देते हैं। यानी मुख पर हमने क्या लगा दिया, ये अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये सिरा खुला है। इसको हमने फिर एक जल से भरे पात्र में रख देते हैं। ये जल से भरा पात्र है। थोड़ा इसको कम कर देते हैं। अब इसके अंदर ऑलरेडी विलयन भरा हुआ है। लेवल लगा देता हूं, यहां तक भरा हुआ है। ये मान लो क्या है, शर्करा का विलयन, शुगर सॉल्यूशन है। ये हमने लिया है विलायक, जल। अब क्या होगा, देखो अंदर शर्करा का विलयन है, बाहर ओनली विलायक है। यानी इसमें विलय तो है नहीं, तो सांद्रता कहां ज्यादा है, जहां शर्करा का विलयन है। तो कीट के अंदर सांद्रता अधिक है, बाहर सांद्रता कम है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यहां से विलायक के अणु इससे होके इस कीट के अंदर प्रवेश करेंगे और ये जो लेवल है, सपोज करो इतना बढ़ गया है, क्योंकि विलायक अंदर आ रहा, लेवल बढ़ेगा। ये लेवल मान लो जो बड़ा है वो हमें निकाला है हाइट h। यदि हमें h पता है तो हम निकाल सकते हैं परासरण दाब पाई इक्वल टू होता है h/d। h जो सॉल्यूशन है उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी जितने हाइट वो चढ़ा है, d घनत्व और g गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि परासरण के कारण विलायक के अणु थिसेल ट्यूब के अंदर जा रहे हैं और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाता। एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। तो हम आते हैं, अब ये जो परासरण दाब है, क्योंकि हमने परासरण को समझ लिया है, अब हम आते हैं परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं, फिर हम डेफिनेशन निकालेंगे। हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीच में हमने लगाई है अर्धपारगम्य झिल्ली और इसमें 2 पिस्टन लगे हुए हैं।
यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, इसको मान हम नाम देते हैं P1। यहाँ भी पिस्टन है, इसको नाम देते हैं P2। और यहाँ बीच में है अर्थ पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये अपने हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM। यहाँ हमने लिया है विलायक और यहाँ हमने लिया है विलयन। अब क्योंकि परासरण की क्रिया होगी और परासरण की क्रिया के कारण विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पारगमन करेंगे। इस तरफ जैसे जैसे विलायक के अणु आएंगे सांद्रता अधिक हो जाएगी, परिणाम स्वरूप ये पिस्टन जो P2 है ये ऊपर उठेगा, क्योंकि जो विलयन है इस पिस्टन पर दाब डालेगा और दाब डालने के कारण पिस्टन P2 ऊपर उठेगा। यदि हम चाह रहे हैं कि विलायक के और अधिक अणु विलयन की ओर नहीं जाए, अर्थात परासरण की क्रिया अब रुक जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पिस्टन P2 है इस पर हमें बाहर से दाब डालना पड़ेगा। बाहर से जो दाब हम डाल रहे हैं जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक रही है, उसी को हम नाम क्या देंगे, परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। सेकंड परिभाषा, विलायक के और अधिक अणुओं के पारगमन को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। तो मैं यहाँ देखने से लिख देता हूं, नंबर 1, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। एक डेफिनेशन ये होगी। दूसरी, हम विलायक के अणुओं को रोक रहे हैं, विलायक के अणुओं को विलयन की ओर जाने के लिए यूं करते, विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। हम परासरण की क्रिया को रोक रहे हैं और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब हम लगाएंगे उसी को हम नाम क्या देंगे, परासरण दाब। परासरण दाब भी अणुसंख्यक गुणधर्म है और ये पाया गया है कि तनु विलयनों के लिए परासरण दाब विलयन की सांद्रता और परम ताप के समानुपातिक होता है। यानी जो परासरण दाब है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई से, ये इक्वल होता है पाई इक्वल टू CRT। सी क्या है, विलयन की सांद्रता। तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, पाई इक्वल टू, देखो सांद्रता क्या होती है, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन इनटू RT। नेक्स्ट, पाई इक्वल टू मोल क्या होता है, विलय की मात्रा बटा अनुभाग। तो विलय की मात्रा बटा अनुभाग इंटू आयतन है इंटू R गुणा T। अब देखो यहां पर कौन क्या है, यहां पर जो N है वो है विलय के मोल, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता, R गैस नियतांक
जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 और टी है परमता। लेकिन ध्यान रखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है तो इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर W क्या है? W है विलेय की मात्रा, और M क्या है? विलेय का अनुभार या विलेय का मोलर प्रयोग। तो अपने जो ये तीन फॉर्मूला है इनको आपको चाहे रट्टा मारो चाहे कुछ और करो, आपके ये ध्यान में होने चाहिए। इन तीनों पर सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, परासरण दाब द्वारा अन्य अनुषंगीय गुणधर्म की तरह ही हम विलेय का अनुभार या मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, लेकिन मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परासरण दाब विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम जैव अणु, प्रोटीन और अन्य वृहद अणुओं का अनुभार ज्ञात करते हैं। देखो, परासरण दाब विधि अधिक प्रचलित क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा हम प्रोटीन, जैव अणु और बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। सेकंड, ये अधिक उपयुक्त क्यों है? क्योंकि इसका जो मान है ये कमरे के ताप पर ज्ञात किया जाता है। इसमें मोलरता के स्थान पर विलयन की मोलरता का उपयोग किया जाता है। इसीलिए परासरण दाब द्वारा प्राप्त विलेय का मोलर द्रव्यमान अन्य मानों की तुलना में अधिक प्राप्त होता है, इसीलिए ये अधिक उपयुक्त है। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं। यानी परासरण दाब द्वारा मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना अधिक उपयुक्त है। क्यों? तो देखो, इसके द्वारा जैव अणु, जिसको प्रोटीन भी सम्मिलित है, वह बहुलकों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। परासरण दाब कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर, ज्ञात किया जाता है। वह इसमें मोलरता के स्थान पर हम क्या ले रहे हैं? मोलरता। जो हम सांद्रता ले रहे हैं वो मोलरता है। मोलरता के स्थान पर मोलरता ली जाती है तथा चलिए इसको लिख लेते हैं। इसके द्वारा तनु विलयनों के लिए मान इन वैल्यू अधिक प्राप्त होती है। इसीलिए ये विधि अधिक उपयुक्त है। अब देखो, यदि हम वृहद अणुओं की बात करें जैसे बहुलक, तो ये विलेय होते हैं, और जो जैव अणु होते हैं ये उच्च ताप पर अस्थायी होते हैं। तो यदि टेम्परेचर अधिक हुआ तो जैव अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते। अब क्योंकि परासरण दाब हम कमरे के ताप पर ज्ञात कर रहे हैं तो ओके, और हम मोलरता के स्थान पर क्या ले रहे हैं? मोलरता। तो यहां पर चाहे अणु अविलेय है या अधिक ताप पर अस्थायी है, दोनों ही कंडीशन में हम परासरण दाब द्वारा उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, वह विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है उसको हम समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयनों में परासरण की क्रिया नहीं होती है।
वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है अतिपरासरी, और जिसका परासरण दाब कम होता है अल्प परासरी कहलाता है। जो अपना रुधिर है इसमें विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की वैल्यू 0.9 WV% होता है। यदि हम कोशिकाओं को अधिक लवणीय विलयन में रख दें तो परासरण के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी। अब यहाँ पर एक विशेष कंडीशन आती है जिसको हम नाम देते हैं इडीमा। थोड़ा बोर्ड इरेज करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आया समपरासरी विलयन। ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान, उनको हम समपरासरी विलयन कहते हैं। और ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब अधिक अतिपरासरी, जिसका कम उसको अल्पपरासरी विलयन कहते हैं। मान लो दो विलयन है, एक का परासरण दाब पाई1 है, दूसरे का पाई2 है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो समपरासरी, पाई1 अधिक है तो अतिपरासरी, और पाई2 क्या हो जाएगा अल्पपरासरी। यहाँ पर एक और विशेष कंडीशन आती है, एनसीईआरटी बुक में अच्छे से मेंशन है, शोफ या एडिमा। वह लोग जो अधिक नमक का सेवन करते हैं उनके ऊतकों और कोशिकाओं के बीच अर्थात अंतरकोशिकीय स्तनों में जल धारण महसूस होता है, जिसकी वजह से सूजन आती है। इसे शोफ या एडिमा कहते हैं। ये व्यक्ति जो अधिक नमक का सेवन करते हैं उनके ऊतकों व अंतःकोशिकीय स्थानों में जल धारण के कारण सूजन आ जाती है, वहां पर बॉडी भूल जाती है। इस मेडिकल कंडीशन को इसे शॉक कहते हैं। अब देखो, जब हम मांस पर नमक लगाकर रखते हैं तो मांस के ऊपर जो बैक्टीरिया है जब उसके संपर्क में आएंगे तो बैक्टीरिया की बॉडी का जल बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएंगे। परिणाम स्वरूप मांस लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इसमें क्या होगा, मान लो ये मांस का एक पार्टिकल है, इसके संपर्क में जब बैक्टीरिया आएंगे तो बाहरी परासरण के कारण बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। जब हम कच्चे आम पर नमक लगा कर रखते हैं तो बाह्य परासरण के कारण कच्चे आम का पानी बाहर आ जाता है और वो सिकुड़ जाता है। जब हम ताजा फूल बनाना चाहते हैं अर्थात मुरझाए हुए फूलों को पानी में रखते हैं तो अंत्य परासरण के कारण फूल अंदर चला जाता है और फूल ताजे हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम किशमिश को पानी में डुबो कर रखते हैं तो पानी किशमिश के अंदर चला जाता है और अंत्य परासरण के कारण किशमिश फूल जाती है। तो जब भी कहीं सिकुड़न होता है तो वहां बाह्य परासरण होता है और जब पानी अंदर जाता है फूलना होता है तो वहां पर अंत्य परासरण होता है। अब परासरण से रिलेटेड ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है
प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में इसको आरओ बोलते हैं। वर्तमान में कई गांवों में आरओ प्लांट लगाए हुए हैं। हम यहाँ पर परासरण का विपरीत कर रहे हैं। यदि विलयन पर परासरण दाब से अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, अर्थात विलायक के अणु विलयन में से पारगमन करते हैं। इसका सीधा सा उपयोग यह है कि इसके द्वारा हम समुद्री जल का विलवणीकरण करते हैं, अर्थात समुद्री जल से पीने योग्य पानी बनाते हैं। तो देखो, प्रतिलोम परासरण क्या होता है? जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, अर्थात विलायक के अणु विलयन में से अर्धवार्ग में झिल्ली द्वारा पारगमन करते हैं। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। वर्तमान समय में घरों में भी आरओ लगाए जाते हैं, टीवी पर एड भी आती है, और गवर्नमेंट उन स्थानों पर जहां पर पानी नमकीन होता है, खारा होता है, वहां पर आरओ प्लांट लगाती है ताकि उससे पीने योग्य पानी प्राप्त किया जाए, और जहां पर पानी की किल्लत होती है वहां पर पानी की किल्लत समस्या को दूर किया जा सके। तो आरओ प्लांट हम घरों में भी लगाते हैं। अब आरओ का सीधा सा मतलब ये है, हम ऐसे कहते हैं आरओ है कॉपर वाला, आरओ ये वाला। इस आर और ओ का मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। आर फॉर रिवर्स, ओ फॉर ऑस्मिस, ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। उपयोग क्या है इसका? उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण, जो लवण है हमको बाहर निकालने के लिए किया जाता है, अर्थात पीने योग्य पानी बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो, इसको समझने के लिए हम इसके सिस्टम की बात करें कि सिस्टम कैसा होता है। यहां पर अपने अर्धवार्गी में झिल्ली बीच में है, क्योंकि हम अगर ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, अर्धवार्गी में झिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, तो काम अधूरा है। यहां से जो शुद्ध जल है उसके लिए आउटलेट है, और यहां पर वायु प्रेशर के लिए मशीनरी है। ये बात, यहां पर हम क्या लगा रहे हैं? बाह्यदाब। इस साइड अपने है समुद्री जल, सी वाटर,
और इस तरफ है शुद्ध जल, यानी इस तरफ विलायक है और उस तरफ क्या है, विलयन। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, यदि हम परासरण की बात करें तो इस तरफ विलायक है, इस तरफ विलयन है, इस तरफ सांद्रता अधिक है, इस तरफ कम है, तो परासरण के कारण विलायक के अणु अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा इस तरफ जाने चाहिए। लेकिन हमने बाहर से दाब इतना ज्यादा लगा दिया है कि वो परासरण दाब से भी अधिक है, तो जब हम विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाएंगे तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाएगी। यदि अब यहां से शुद्ध विलायक के अणु विलयन में से पारगमन करेंगे, विलयन से विलायक की ओर, ऐसे आएगा। तो यहां पर जितने भी शुद्ध जल के अणु है, अर्थात जो विलायक के अणु है, जितना भी लवण है वो यहाँ रह जाएगा। इसमें से जो शुद्ध जल है वो अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा इस तरफ आ जाएगा, जिसको अलग कर लिया जाएगा। आशा करता हूं आपके आराम से समझ में आ गया होगा। जब परासरण की बात करेंगे तो विलायक के अणु इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन जब हमने बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक लगा दिया है तो यहाँ से विलायक के अणु अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा विलयन में से पारगमन करेंगे। यहाँ से इस साइड जल के अणु आएंगे तो इस तरफ हमें शुद्ध जल मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस लेक्चर में परासरण, परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण के बारे में डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम असामान्य मौलन द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।